हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट टाइम हमने बात की थी ओम्स लॉ की, फिर उसके बाद बात की थी रेसिस्टिविटी की, और वहाँ पे रेसिस्टिविटी का एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता चुका था कितनी बार कि जब भी ओम्स लॉ पूछा जाएगा तो आप उसका स्टेटमेंट देंगे, जितने भी उसकी कंडीशंस हैं। कि क्या था कंडीशंस कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across the conductor at constant temperature and other physical condition remains constant. That is क्या था, ये लिखा था बुक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी के। हम इसको और करके जो लिखते हैं ओरिजिनलिटी में ये लिखते हैं, है ना। बुक में ये मिलता है लेकिन हम इसको और करके ये लिख लेते हैं क्योंकि ये इस पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, इक्वलिटी आती है और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट वहाँ पर हमने बताया था क्या आ गया, आर आ गया। यही बात की थी हमने। उसके बाद यहीं से हमने इसके बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे पुराने वीडियोस के अंदर कि रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात लेंथ, दूसरी बात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और चौथी बात मटेरियल पर कि मटेरियल कैसा है। यही पढ़ा था ना। इन 4 बातों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इन दो को कंबाइन करते हुए हमने एक फॉर्मूला बनाया था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और इनका रिजल्ट आया था प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, इक्वलिटी आएगी, कांस्टेंट आएगा रो और L अपॉन A। यही पढ़ा था ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इससे 1 मिनट पहले वापस आ जाओ कि जब भी ओम्स लॉ लिखने के लिए आएगा आप उसका स्टेटमेंट भी लिखोगे, फिर मैथमेटिकली ये वाली लाइन लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, और फिर यहाँ पे लिखोगे वेयर आर क्या है, बता दोगे रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये आपको करना होता है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर इसमें एक चीज़ और करते हो आप। देखो, जब भी कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी चीज़ के, तो आप हमेशा क्या करते हो, एक ग्राफ प्लॉट करते हो। ठीक है, आप एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हो, यहाँ पे आप ले लेते हो y, यहाँ पे ले लेते हो आप i। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये y एक्सिस हो गई। ऐसे ही करते हैं ग्राफ के अंदर। जब आप ये करते हो तो जब भी दो क्वांटिटी आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है ना। तो यानी कि v और i एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो उनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली। ठीक है, यानी कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप स्टेटमेंट भी लिखोगे, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी लिखोगे और साथ में ग्राफ भी बना दोगे। ठीक है, अब देखो इसी ग्राफ के ऊपर, ये सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड भी है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड भी आते हैं, तो उनमें से ये एक बनता है क्योंकि ओम्स लॉ प्रैक्टिकल भी है आपका सिलेबस के अंदर, और जनरली भी इसका क्वेश्चन बन ही जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे करेंगे। प्रोपोर्शनलिटी की बात हो गई और ग्राफ की बात हो गई, है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब आपको ये समझ आता है कि आपको ये चीज़ दिमाग में फीड हो गई कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, है ना। इसको तो फीड कर लीजिए अपनी मेमोरी के अंदर, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों और कैसे ये भी समझ आ जाएगा अभी वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये ओम्स लॉ है, अब क्योंकि आपकी, अगर मैं आपसे कहूँ ये कोई कंडक्टर है, कोई भी सपोज करो P, ये P कोई कंडक्टर है, एनी कंडक्टर, और मैं आपसे पूछता हूँ इस ग्राफ को दिखा करके कि बताओ कि क्या ये आपका जो कंडक्टर है ओम्स लॉ को ओबे करता है। अब अगर ये ओबे करता तो इसका ग्राफ बनना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये ऐसा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला कंडक्टर जो है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात। क्योंकि करता तो फिर हमें, हमारे पहचान क्या है, हमारे पास में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, है ना। यानी कि एक सिंपल क्वेश्चन ये भी आ जाता है डेफिनेशन के अंदर कि व्हाट आर ओहमिक कंडक्टर्स। तो सिंपल आंसर है इसका, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो क्या है, आपके ओहमिक कंडक्टर है। जैसे कि आपका फैन हो गया, आप जैसे रेगुलेटर को चेंज करते हो उसकी स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं, वोल्टेज बढ़ाते हो करंट बढ़ जाता है, वो फास्ट मूव करता है ना। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, है ना, उनको हम क्या बोल लेंगे, नॉन ओमिक बोल लेंगे। यानी कि सारे कंडक्टर जरूरी नहीं है ओम्स लॉ को आपके ओबे करेंगे। तो जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको क्या कहेंगे, ओमिक, और जो नहीं करेंगे उनको क्या कहेंगे, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक के एग्जांपल में आप एलईडी ले लीजिए, लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। जो एलईडी घर में एलईडी लाइट्स होती है वही एलईडी है ये।
आप वोल्टेज कितने भी ज़्यादा मतलब बढ़ा लो तो एक टाइम ऐसा आएगा आप कितने भी बढ़ा लो उसके बाद तेज ज़्यादा वो ग्लो नहीं करेंगी, है ना। ट्रांजिस्टर्स भी ये सब आप पढ़ोगे क्लास में, फिलहाल आप इनको सिर्फ एज ए एग्जाम्पल याद रख लीजिए, ठीक है। दो एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि ओमिक के क्या हैं और नॉन ओमिक के क्या है। ओमिक के बड़े सिंपल हैं, जो आपके घर में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं और जो एलईडी हैं और ट्रांजिस्टर हैं, जंक्शंस हैं, ये सारे क्या हैं आपके नॉन ओमिक है। तो हम बात कर रहे हैं आज का हमारा जो पूरा ये वीडियो है ये ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, कि ग्राफ्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं ओम्स लॉ के, क्योंकि ओम्स लॉ मैंने बताया था कि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कभी भी क्वेश्चन छूटता ही नहीं है। इस टॉपिक से किसी भी तरीके से आए, फॉर्मूला पूछ ले, डेरिवेशन पूछ ले, न्यूमेरिकल आ जाए, ग्राफ आ जाए, कैसे भी आ जाए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। चलिए इतना काम हो गया। अब आपको ओमिक का और नॉनिक का, यानी कि ये ऐसे भी कह सकते हैं, अगर ये कोई ग्राफ है वी और आई के बीच में, तो कुछ ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फिर वो यहाँ पे जाके सपोज करो ऐसे कर्व हो गया, तो क्या ये ओम्स लॉ है? ओम्स लॉ को ओबे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ओम्स लॉ का जो ग्राफ है वो पूरा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए थी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, आगे जाकर के कर्व हो जा रही है, मुड़ जा रही है, तो इसलिए ये ओमिक कंडक्टर नहीं हो सकता। हाँ, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक तो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा था, इसके इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में जब वोल्टेज इससे ज़्यादा चली गई तब इसने ओम्स लॉ को ओबे करना बंद कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये ओम्स लॉ को ओबे करता है? नहीं करता, कारण स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ देख करके समझ आ गया। अब आपको ये बताना आ गया कि क्या वो ओमिक है या नॉन ओमिक है। चलिए दूसरी बात, अब एक चीज़ समझिए कि सपोज करो ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये करंट है ना, यहाँ पे V है y एक्सिस पर और ये x एक्सिस पर आपका करंट बनाया मैंने, राइट। और कोई कंडक्टर है, उसका ग्राफ बन रहा है ऐसे सपोज करो, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, यानी कि अब देखो ओम्स लॉ को आप थोड़ा सा टेक्निकली और समझने की कोशिश कीजिए। देखो चीज़ें जो है ना समझने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग एंगल है, तो जैसे जैसे पहली बात समझ में आ जाती है तो एक नई बात ऐड कर देते हैं, क्योंकि पुराने तो क्लियर है ही, राइट। तो हर बात को सोचने का एक अलग अलग एंगल हो सकता है। तो दूसरा एंगल मैं आपको देने जा रहा हूँ वी ओम्स लॉ को देखने का। V इजिकल टू आई आर, आप सब जानते हैं यहाँ पे R कॉन्स्टेंट है जिसका नाम रेसिस्टेंस है। तो R क्या है? V और I की रेशो, है ना। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ एंगल बदलने वाले हैं हम देखने का, अपने दिमाग का एंगल। यहाँ पे कहीं घबराना मत जाना कि यहाँ पे एंगल कहाँ से आ गया, है ना। V और I की रेशो, यानी कि आप सपोज करो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लो इस कर्व के ऊपर, ये वाला सेलेक्ट कर लो, ये वाला सेलेक्ट कर लो, तो इसके कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ ग्राफ पे V की वैल्यू होगी, यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना। और इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। भाई कोरस्पोंडिंग का मतलब इसके सामने, और इस पॉइंट का मतलब इसके सामने। तो इस पॉइंट की वैल्यू अगर यहाँ पे V की वैल्यू पता करनी तो आप इसके सामने देखोगे, इस पॉइंट पे I की वैल्यू पता करनी तो V कुछ I कुछ आएगा कि नहीं, ठीक है। और जब आप इनकी रेशो निकाल लोगे कैसे आएगी? V और I कुछ ना कुछ आ जाएगी। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, सपोज करो ये पॉइंट A है, ये B है, ये है C। अब की बार V के सामने V देख लो कुछ आएगा, I के सामने इस B पॉइंट के सामने इस एक्स एक्सिस पे I कुछ आएगा, तो यहाँ पे V कुछ आएगा, I कुछ आएगा, और R और VI की रेशो अब की बार कुछ आएगी। देखो ये जो कुछ है और ये जो कुछ है, ये कुछ आएगा, है ना, ये भी कुछ आएगा, ये दोनों कुछ जो होंगे ना ये एक ही होंगे, क्योंकि V और I की रेशो क्या होगी? कांस्टेंट होगी एक कंडक्टर के लिए, अगर वो ओम्स लॉ को प्रूव करता है। यहाँ पे V और I की जो रेशो होगी ना, क्योंकि R क्या था? कांस्टेंट था ना गिवन कंडक्टर के लिए, तो इस वाले पॉइंट के लिए भी V और I की रेशो क्या होगी? वही होगी जो यहाँ पे होगी। अगर आप तीसरा भी पॉइंट लेते हैं, V की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे आपने C नोट किया, यहाँ पे C के सामने V कुछ होगा, I कुछ होगा, फिर आप R निकालनी है तो क्या निकालोगे? V और I की रेशो, तो ये तीसरा कुछ आएगा। ये तीनों कुछ होता है नहीं, कुछ नहीं होगा, जो कोई कुछ होगा एक ही होगा। इन तीनों की रेशो हमेशा क्या होगी? एक ही होगी। अगर ये वाला कंडक्टर, क्योंकि इस ग्राफ से मैं कह सकता हूँ कि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो मैं इस बात को बिल्कुल सॉलिड तरीके से कह सकता हूँ कि इन तीनों की रेशो हमेशा क्या होगी? सेम होगी फॉर अ गिवन कंडक्टर। लेकिन कब?
ओम्स लॉ को मत भूला करो। ये काम कब करना है आपको? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके और अदर फिजिकल कंडीशन को भी सेम रख करके, क्योंकि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस यही है कि आपको जितने भी फैक्टर्स हैं बाहर के वो आपको कांस्टेंट रखने होते हैं, जिसमें से टेम्परेचर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस वाली लाइन का मतलब होता है कि आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, रेशो हमेशा क्या आएगी? सेम ही आएगी, राइट। अब ये थी एक बात। अब इसी के अंदर बहुत सारी बातें बनती, ये चीज क्लियर है, इसको रब कर देता हूं। देखिए, अब अगर क्वेश्चन आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत जगह क्यूज में मिलेगा, अच्छे अच्छे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में मिल जाएगा, हर जगह मिलेगा आपको। अगर आपका ये ग्राफ है ना, ये मान ले तो एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, और आपको दो कंडक्टर दे दिए। एक कंडक्टर आपको दे दिया P और आपको दूसरा कंडक्टर दे दिया Q। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, आपको सिर्फ इतना दिया, कोई वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दी हुई, सिर्फ ऐसे ये लाइन्स दी हुई है, 3-4 लाइन दिखाई दे रही होंगी आपको, ये एक एक्स एक्सिस वाली, एक वाई वाली, एक कंडक्टर वाली, है ना। और आपको जो पता है अभी वो ये पता है, सॉरी, ये इधर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है और इधर आई की वैल्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लो। आज अगर ये समझ लिया, आज के बाद कभी जीवन में इन क्वेश्चंस को करने की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। मैंने क्या किया, ओम्स लॉ का ग्राफ ही और आई है, तो ये तो समझ आ गया होगा ओम्स लॉ का। देखो चीज़ों को पकड़ा करो कि क्या हमें दिया क्या है, डेटा देख के समझ जाया करो किस बारे में बात हो रही है। वी आई और लिखा हुआ तो ओम्स लॉ की चर्चा होगी ही होगी। वी और आई, तो आपसे ये पूछा कि P और Q में से बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन क्या है कि बेस्ट कंडक्टर बता दो भाई, P है या Q है, आपसे ये पूछा हुआ है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन में एक बड़ी सी लैंग्वेज मिलेगी, मैंने उसको वहाँ से सिंपली सिंबॉलिक वे में लिख लिया कि बताना क्या है आपको, है ना। बहुत कोई जो है ना अपनी प्रॉब्लम बताए, मतलब आपको पका रहा हो, बहुत सुना रहा हो, तो आप लास्ट में क्या होगे भाई, करना क्या है ये तो बता दें। सेम न्यूमेरिकल में लंबी लंबी सी बात होगी, तो आपको उसको देख करके उसकी भावनाओं को समझना है कि करना क्या है ना। तो करना क्या है, इस वाले ग्राफ को देख करके P और Q में से बताना है कि बेस्ट कंडक्टर क्या है आपका, राइट। चलिए, आपको बेस्ट और बेस्ट कंडक्टर बताना हो, बेस्ट इंसुलेटर बताना हो, कुछ भी बताना हो, या इसको ये बताना हो कि अगर बेस्ट कंडक्टर ना पूछ करके हो सके बेस्ट इंसुलेटर पूछ ले, कुछ भी आपको कंपेयर करना है वी और आई वाले ग्राफ के अंदर आएगा। आपको एक ग्राफ दे दिया कि वी और आई ग्राफ है, दो कंडक्टर का जो ग्राफ प्लॉट किया हमने वो इस तरीके से आया, एक P और एक Q। तो आपको बताना है कि बेस्ट कंडक्टर इसमें से क्या है। तो कैसे बताएंगे, देखो, बेस्ट कंडक्टर बताना है या बेस्ट इंसुलेटर बताना है, ये तो बात की है। पहले जब भी ग्राफ मिलेगा आपको एक चीज़ कर लेनी है, आपको स्लोप निकाल लेना है। सही सुना आपने, स्लोप, SLOPE। अब स्लोप का मतलब होता है मैथ्स के अंदर tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि मैं लिख देता हूँ, tan थीटा मतलब स्लोप, और tan थीटा को आप सब ऑलरेडी जानते हैं, जब 10th क्लास में आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है ना tan थीटा। तो आप लिख लो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, यानी कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब क्योंकि आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख लिया, अब ध्यान से देखिएगा, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? ये वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस आपको किसकी वैल्यू दे रही है? वी की, और बेस पे क्या है आपका? करंट। तो आपको बेस किसकी वैल्यू दे रहा है? आई की। और इसको आप जानते हो कि नहीं, कहीं मिला था ये हमको, V और I की रेशो को अब आप जानते हो, ये आपके लिए अननोन नहीं है। V और I की रेशो आपके लिए रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस। तो यानी कि V और I की रेशो को आप क्या कह सकते हो? रेसिस्टेंस कह सकते हो, राइट। यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात हुई कि अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, स्लोप, तो इस ग्राफ के स्लोप से, ये ध्यान से देखना, V यहाँ पर है, I यहाँ पर है, और स्लोप का फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपको V और I की रेशो मिली, तो आपको इस ग्राफ का क्या मिल गया? स्लोप मिल गया। जो स्लोप इस ग्राफ की क्या देगा? रेसिस्टेंस देगा।
यानी कि अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप के निकालने से आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। कहते हैं ना कि आपको ये काम कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप निकालिए, क्या मिलेगा इस ग्राफ के अंदर, रेसिस्टेंस मिलेगी। क्या मिलेगी, रेसिस्टेंस। अब एक चीज़ समझ में आती है यहाँ से कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, क्योंकि स्लोप रेसिस्टेंस के इक्वल है। अगर स्लोप ज़्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा, है ना। ये तो समझ आ रही है ना बात, बिल्कुल सही बात है। अब यानी कि मैं कुछ भी कैलकुलेट किए बिना मुझे ये बताना है कि P का स्लोप ज़्यादा है कि Q का स्लोप ज़्यादा है। बहुत ध्यान से देखना, बहुत टेक्निक बता रहा हूँ, बड़ी काम की ट्रिक है। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। ढलान होता है ना, जब आप कहीं जाते हो, किसी पुल से नीचे उतरते हो या ऊपर चढ़ते हो, तो वो स्लोप ही तो है आपका। अब स्लोप के लिए आपको क्या देखना है, आप दोनों स्लोप से ऊपर से नीचे की तरफ आओ, जिससे जल्दी स्लिप हो जाओगे आप दोनों पर बैठ जाओ। एक बार Q के ऊपर बैठ जाओ और एक बार P के ऊपर बैठ जाओ। किससे जल्दी स्लिप हो जाओगे भाई, मैं आपको एक बार यहाँ पे बिठा देता हूँ इस लाइन के ऊपर, एक बार आपको इस लाइन के ऊपर बिठा देता हूँ। जल्दी किससे रपट जाओगे, किससे जल्दी फिसलोगे, जाहिर सी बात है Q से जल्दी फिसल जाओगे। तो जिससे जल्दी फिसल जाओगे उसका स्लोप ज़्यादा है। दोबारा देख लो, दोनों लाइन पे बैठ जाओ एक एक करके, जिस लाइन पर बैठ करके जल्दी स्लिप हो जाओगे, जल्दी रपट जाओगे फटाफट, है ना, उसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है ना। जो ज़्यादा ऐसे ढलान पर है उससे जल्दी आप स्लिप हो जाओगे ना। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि Q का स्लोप सॉरी Q का स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो क्योंकि Q का स्लोप ज़्यादा है तो Q का R भी क्या होगा, रेसिस्टेंस, Q का R भी ज़्यादा होगा। और क्योंकि Q का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ध्यान से देखना, Q का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो Q कभी भी अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता। क्योंकि अच्छे कंडक्टर होने के लिए रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए कि ज़्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट को रोक रहा है ना। और अच्छे कंडक्टर के लिए हम चाहेंगे कि करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट कब पास हो पाएगा, जब रेजिस्टेंस कम से कम हो पाएगी। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि बेस्ट कंडक्टर क्या है, तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकालने से पता लगा कि वो यहाँ पे क्या आई, रेसिस्टेंस आया। क्या आया, रेसिस्टेंस, ठीक है। और क्योंकि स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। और रपटने वाली टेक्निक से मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू नहीं है, सिंपली आप बैठ जाओ दोनों पे एक एक करके, जिससे जल्दी रपट जाओगे उसका स्लोप ज़्यादा है। और क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, जिस स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा है, देख लो आपके सामने, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ये मुझे पता लग चुका। आप यहाँ से कह सकते हो बिंदास कि जो RQ यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ Q क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ RP। तो क्योंकि Q की रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो Q तो कभी भी अच्छा कंडक्टर नहीं हो सकता। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा हुआ, P हुआ। आंसर मिला आंसर। अब इसी बात को मैं बदल दूं, बेस्ट इंसुलेटर क्या है, क्वेश्चन सेम ही रखा, सब सेम, सब चीज़ सेम है। बेस्ट इंसुलेटर क्या है, तो अगेन स्लोप चेक करेंगे। स्लोप से पता लगेगा कि जिसका स्लोप ज़्यादा, अब Q का स्लोप ज़्यादा है। अब अच्छा इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो अच्छा इंसुलेटर हुआ वो। तो अब अच्छा इंसुलेटर कौन सा हो जाएगा, Q अच्छा हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आती है क्या। अब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जनरली जो है मैं 10-12 मिनट में एक टॉपिक ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा से कोई अदर वीडियो ना देखनी पड़े इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ध्यान से देखिएगा, जो मैं चेंज करने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन वहीं से क्रिएट होता है। यहाँ तक का फंडा बिल्कुल सिंपल था कि आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर नहीं हो पाया तो आप वीडियो को रिप्ले कीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ से आगे बात करते हैं आप, अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है तो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देखना, बहुत माइन्यूट सा चेंज करूँगा। यहाँ से क्या किया, यहाँ पे I लिख दिया और यहाँ पे V लिख दिया। भाई ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है कि V हमेशा इधर ही आएगा और I हमेशा इधर ही आएगा। हाँ, जब आप ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिखोगे और वहाँ पे ग्राफ बनाते हो रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसमें आप ऐसे ही लिखा करो, यहाँ पे V बनाया करो, यहाँ पे I बनाया करो। अगर आप I भी यहाँ पे लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सही तरीका यही है, आप ऐसे ही बनाया करो ओम्स लॉ के अंदर। कन्फ्यूजन से बचने का तरीका यही है। इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज किया, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे। मैंने यहाँ पे I बदला, यहाँ पे V बदला, स्टेप वही है। आपको
सॉल्यूशन नहीं रटने होते, आपको जो याद रखने हैं, जो रटने वाली चीज़ है वो स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या करना है। तो जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा पहला स्टेप ये होगा कि हम उसका स्लोप पता करेंगे। क्या पता करेंगे? स्लोप। देखो जी, अब स्लोप का फॉर्मूला तो प्राचीन काल से वही है, उसमें तो कोई हम चेंजेस करने वाले नहीं है, स्टेप हमारा वही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अब परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे आई अपॉन वी देख लो, और बेस का काम कौन कर रहा है? वी। यही तो बनेगी ना फॉर्म अब सॉल्व करके, बन गया ये। यहाँ पे स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला से पहले वाले केस की तरह से, वहाँ पे परपेंडिकुलर वी था, यहाँ पे आई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, राइट। अब सुनो ध्यान से, अब इतना तो समझ में आता है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, वी और आई की बात हो रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं ओम्स लॉ की चल रही है, क्योंकि ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका, वी और आई का जिक्र हो रहा है, तो ओम्स को क्यों छोड़ रहे हो तुम भाई? उसको मत छोड़ो, बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा, ऐसा ना करते। तो आई और वी है तो आर की चर्चा हो रही है, तो इसका जो दिमाग है ना आर के आसपास ही चलाओ। वी अपॉन आई तो आर हो गया, तो आई अपॉन वी 1 अपॉन आर हो जाएगा। बताओ इस बात से सहमत हो कि नहीं? सहमत तो होना पड़ेगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं भाई, वी अपॉन आई आर होता है, इसका उल्टा कर दो तो आंसर भी उल्टा ही होगा ना, 1 अपॉन आर। अब तो आ गया ना समझ में भाई, वी अपॉन आई आर है और आपने इसको उल्टा कर दिया आई अपॉन वी, तो अब ये आर ना करके 1 अपॉन आर होगा, सिंपल। तो आई अपॉन वी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर। अब सुनो ध्यान से, काम की बात, अब इस वाले ग्राफ से स्लोप क्या दे रहा है? 1 अपॉन आर दे रहा है। पहले वाले ग्राफ से स्लोप क्या दे रहा था? रेसिस्टेंस दे रहा था। और इस वाले ग्राफ से स्लोप क्या दे रहा है? 1 अपॉन आर दे रहा है, यानी कि जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस कम। देख लो उल्टा है, इन्वर्सली है ना, 1 अपॉन आर है, स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, है ना। पहले वाले ग्राफ से क्या जानकारी दे रहा था? स्लोप रेसिस्टेंस की जानकारी दे रहा था। इस वाले ग्राफ से क्या जानकारी दे रहा है? स्लोप, यानी कि स्लोप जो है रेसिस्टेंस का उल्टा है, अपोजिट है। जिसका स्लोप, अब देखो स्लोप निकालने का तरीका वही है, बैठना भी आपको एक एक करके एक है। क्यू से जल्दी रपट जाओगे कि पी से जल्दी रपट जाओगे? किस पे जल्दी स्लिप कर जाओगे? जिस पे बैठोगे ऊपर से नीचे आने के लिए। अभी भी आप क्यू से जल्दी स्लिप हो जाओगे, यानी कि क्यू का स्लोप ज़्यादा है। क्योंकि क्यू का स्लोप ज़्यादा है तो क्यू का रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। उल्टा हो रहा ना इस केस में, क्यू का रेसिस्टेंस, सॉरी क्यू का स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा तो आर कम। अब इसका आर कम, क्यू का आर कम हो चुका इस केस में, अब आपको पता लग चुका कि जो आर क्यू है वो कम है इन कंपेयर टू आर पी। बताओ बच्चों बात समझ आई कि नहीं? उल्टा हो रहा ना, स्लोप ज़्यादा है तो आर कम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। पहले वाली में उल्टा हो रहा था मामला, तो इसका आर कम है, तो जाहिर सी बात है यही बढ़िया कंडक्टर रहा होगा, क्योंकि अच्छे कंडक्टर होने के लिए आर का कम होना जरूरी है। तो क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से। तो किसकी रेजिस्टेंस, आपको बेसिकली आपको जब भी ये ग्राफ मिलेगा आपको ये देख लेना है कि किसका स्लोप निकाल लेना है, आई वी, और किधर भी हो आप वी निकाल लो। फिर स्लोप के फॉर्मूले से देख लो कि स्लोप रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है या 1 अपॉन रेजिस्टेंस की। स्लोप ज़्यादा है, स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल है, स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, उल्टा है स्लोप ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अब आप ये सब, आपको ये बात दिमाग में कम से कम इन क्वेश्चंस को करने से पहले ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अच्छे कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का कम होना ज़रूरी है। क्योंकि आप चाहो अच्छा कंडक्टर बनाना है ना आपको, गुड कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस कम से कम होगी तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करंट को रोकना है। और अच्छे, क्योंकि क्वेश्चन बदल के कुछ भी आ सकता है, कोई थोड़ा ना कंडक्टर पूछेगा, वो हो सकता है इंसुलेटर कह दे आपसे। और अच्छे इंसुलेटर के लिए, गुड इंसुलेटर के लिए उसका रेजिस्टेंस का हाई होना ज़रूरी है। तो आपको ये तो अच्छे से पता लग गया कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, इंसुलेटर की भी आपको पता लग गया। अब आप अपने क्वेश्चन में पहले यही पता कर लो कि किसकी रेजिस्टेंस कम है और किसकी ज़्यादा है, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसका अकॉर्डिंगली आंसर दे देंगे। आई होप आप हमेशा के लिए आप अब ये ग्राफ के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कितनी बार जो है ना एग्जाम में ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि ये ग्राफ दे देंगे ऐसे और अलग अलग 2-3 वैल्यू दे देंगे, एक ये वाली वैल्यू दे देंगे, एक ये वाली वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लो, 2 वैल्यू ले लेना, उनका डिफरेंस करके, या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। 12th में डिफरेंस लेना होता है, 10th में आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको सपोज कह दिया कि ए पॉइंट है यहाँ पर और ए पॉइंट का रेजिस्टेंस बताओ कितना है, तो आप ए के सामने वी को रीड कर लेना, ग्राफ में गिवन होगा कितना है। ए के सामने इधर आई को रीड कर लेना और वी और आई की वैल्यू को दोनों को प्लॉट कर देना, यहाँ पे दोनों को पुट कर देना, प्लॉट तो ग्राफ पे करते हैं, पुट कर देना वी और आई
यहाँ पे वैल्यू दोनों को पुट कराना, वी कुछ आएगा, आई भी कुछ आएगा, दोनों को सॉल्व करके कुछ आ ही जाएगा। और जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स, यूनिट लिखना मत भूला करो आप, है ना। हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं यूनिट लिखना भूल जाते हैं। करंट की वैल्यू निकाल ली, एम्पियर लगाना भूल गए, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, ओम लगाना भूल गए। तो यूनिट को लिखना लास्ट में फाइनली उसकी लिखने की आप आदत डाल लो, उसको मत भूला करो कि जो आर का आंसर आएगा वो ओम में होगा। टाइम निकालो, सेकंड लिखना मत भूला करो। जो भी आप न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल में एक हैबिट रखो, जो भी फाइनल आंसर आया उसकी यूनिट को याद करो और वो लिखो। यूनिट्स के हाफ मार्क्स होते हैं। पता लगा कि 2 नंबर का न्यूमेरिकल था, पूरा सही कर दिया, यूनिट लिखना भूल गए, हाफ मार्क्स अननेसेसरीली आपने डिडक्ट करा दिया। तो ऐसा करने से बचिए। अब मुझे नहीं लगता कि ग्राफ के क्वेश्चंस आप छोड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आप जो है ना रेसिस्टिविटी भी पूछ लेगा वो आपसे, रेजिस्टेंस ना पूछ करके, तो सेम फंडा है, उसके लिए भी रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के लिए सेम चीज़ चेक करोगे, है ना। अगर स्लोप जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, और रेजिस्टेंस कम है तो जाहिर सी बात है रेसिस्टिविटी भी क्या होगी, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। और भी बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर भी। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फिट कीजिए, और जो इसके ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे वे भी मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा, ठीक है। पहले अगर मैं बताने को तो मैं अभी बता सकता था, लेकिन वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। फिलहाल आप इस बात को दिमाग में बैठाइए, इन दोनों वीडियोस को, इन जो ये दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इनको बार बार देखिए, आपको सेट हो जाएंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अपने फीडबैक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों के साथ में, ठीक है। आपकी सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं, और सब्सक्राइबर जैसे जैसे बढ़ते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे और काम करना चाहिए। और अपना मुझे फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ भी आपको लगता है। जैसे कि इस वीडियो के लिए एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि सर VI पे वीडियो बनाइए, तो मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात हमारा जो टॉपिक है वो सीक्वेंस में चल रहा था, तो हमने इसको साथ साथ कवर कर लिया, ठीक है। तो कुछ छूट गया हो तो बच्चों, किसी अब तक जहाँ तक हम आ चुके हैं आप मुझे बता दीजिए। मैं इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा, जब तक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है तब तक नया चैप्टर नहीं शुरू करूँगा, जब तक ये सारा इसका पोर्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ओके। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी, और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। सी यू सून, बाय।